सबसे पहले बात उत्तराखंड की, क्योंकि यहां पर कांग्रेस में जबरदस्त उथल-पुथल का माहौल है। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सरिता आर्या ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आज सुबह ही खबरें हरक सिंह रावत को लेकर आई थी कि वो बीजेपी से तो निष्कासित कर दिए गए हैं, लेकिन क्या अगला कदम उनका होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। उधर सरिता आर्या जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बस सीट लेते तुम्हें सोचना है, अब मेरी कोई शर्त नहीं है, शर्त मेरी नहीं है। देखिए उन्होंने यहाँ पर एक बात आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, जो सरिता जी ने कहा कि महिला शक्ति का और महिला वर्ग का कांग्रेस ने उपेक्षा की है, इसलिए वो यहाँ है। दो बातें उन्होंने एक साथ जोड़ी है, अपनी और साथ में सुनीता बाजवा। एक राज्य में 40%, एक में 20 भी नहीं हूँ, लड़ सकती हूँ। जो प्रियंका गांधी का नारा है वो खोखला है, खोखला है। तो महिलाओं की उपेक्षा को लेकर सरिता आर्या नाराज थी, जिसके चलते उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने आज किसानों को लेकर एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हल्ला बोल किया। अखिलेश यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए बीजेपी को हराने के लिए अन्न संकल्प लिया। इस दौरान उनके साथ तेजेंद्र सिंह बिर्क मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजेंद्र सिंह लखीमपुर में मौजूद थे और उन्हें भी कुचलने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो गन्ना किसानों को 15 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी दिया जाएगा। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। तो देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना किसान कार्ड चल दिया है। वहीं यूपी में किसानों के सियासी समर्थन पर घमासान छिड़ गया है। एक दिन पहले तक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री से संजीव बालियान की मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। अब उन्होंने ये कहा है कि किसान संगठनों का किसी भी खास दल को समर्थन नहीं है।
किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तक है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहां से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना टिकैत साहब की समाधि है उनकी, तो यहाँ से तो आना चाहे अपना ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी के अनदेखे नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे। अरे यहाँ तो आप वाले भी आए, बसपा वाले भी आए और भी आओगे तो उन्हें क्या वो थोड़ा होगा, उनके साथ भी वही अच्छा व्यवहार होगा, वही खाने पीने का चाय पाने का वो होगा। जो घर आओगे तो हम किसी की सभा में नहीं जाने के, कुछ नहीं हुए। कल तो आपने भावुक होके बहुत मतलब इशारा कर ही दिया लगभग भावुक होके। नहीं तक तो भाई हमें भी नहीं था भाई, संयुक्त मोर्चा है ठीक है बातचीत, तो ऐसी कोई वो नहीं है बातचीत, तक तो बात हो भी जा और बजी बाहर है यहाँ से और हम ही क्या कहते, तो ऐसी कोई नहीं है बात। अकबर उसमें कोई हम ये भी तो पर्चा भी नहीं भरा गया, कुछ नहीं किसी की वो नहीं बात, ये भी तो उठनी पड़ी, उठ के भी उन्होंने कोई समर्थन किसी का नहीं करा। वो तो एक कैंडिडेट वहां पे गया, उन्होंने अपना सिंबल दिया, तो उसका सिंबल वापसी देके ये कहा कि अपना चुनाव लड़ो शांतिपूर्ण तरीके से और सब लोग साथी हैं। तो ये कहना किसी उसका समर्थन नहीं होता, क्योंकि जब वो जाते हैं तो एक ही विचारधारा के लोग सब इकट्ठे रहते हैं, कोई दूसरी विचारधारा के तो रहते नहीं। वहां पे हजारों आदमी उसके साथ में थे, उनको कहा भाई जाओ, ये तो सब साथी हैं, जाओ अपना काम करो, ये उनको कहा है। तो इसका मतलब समर्थन नहीं होता, ना विरोध होता। योजना तो अभी 6 महीने की आगे की योजना बनाएंगे। सरकारों से ये है कि जो सरकार ने वादे करे हैं उनको पूरा करे सरकारें, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, 1.5-2 महीना तो ये सरकारें भी चुनाव में लग जाती है। सरकार और पार्टियां अलग अलग रहनी चाहिए। उनसे हमारे इशू रहते हैं सरकार से, किसी पार्टी से हमारा नहीं रहता। पार्टी सरकारें पूर्ण रूप से अलग अलग रहनी चाहिए। और हमारे तो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, इन सब के इशू है। हमारा है नौजवान, बेरोजगारी, ये सारे इशू हमारे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी विधायक महेंद्र खंडगवंशी ने टिकट मिलने की खुशी में जुलूस निकाला। जुलूस में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ विधायक जी फूलमाला पहने हुए नजर आए। जोश और जश्न इतना जबरदस्त था कि सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ये देखिए 22 जनवरी तक किसी भी रैली और सामूहिक आयोजन पर रोक लगी है, लेकिन इस तरीके से अमरोहा में विधायक जी ने अपनी खुशी जाहिर की। टिकट मिलने पर प्रत्याशी ने तोड़े सभी प्रोटोकॉल। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। कोरोना की 3rd वेव आएगी और आशंका व्यक्त की थी कि जो 2nd वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी। वह बेहतरीन कोविड प्रबंधन के माध्यम से न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रित रही। जीवन और जीविका को महामारी के दौरान कैसे बचाया जाना चाहिए, इस मॉडल को खड़ा करने में देश को भी प्रदेश को भी सफलता प्राप्त हुई। आज 3rd वेव आ चुकी है और 3rd वेव के मामले लगातार पूरी दुनिया में भी, देश में भी और प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जनपदों का मैं स्वयं भी दौरा कर रहा हूं। प्रथम वेव के दौरान भी मैं यहां पर आया था, द्वितीय वेव के दौरान भी मैंने इस संतोष मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। आज 3rd वेव के दौरान भी आज मैंने यहां का दौरा किया है। एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने दौरा किया है। पिछले 1.25 वर्षों का जो अनुभव है, ये आज कोविड प्रबंधन में मदद भी कर रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जीवन और जीविका को बचाने की
जो एक कवायद है उसमें भी भारी सफलता प्राप्त हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि एक्टिव केसेस अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं, और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस के हैं गाजियाबाद जनपद में भी। लेकिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो 1% से भी कम है, और ये चीजें दिखाती हैं कि सेकेंड वेव की तुलना में ये थर्ड वेव कम खतरनाक है। लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यह खतरनाक है और उनको हर हाल में बचाना होगा। अनावश्यक भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना होगा। इसके लिए प्रदेश में 5,500 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का एक व्यापक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शेष अन्य लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक न निकलें, भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, और अगर जाना ही पड़े तो उन स्थितियों में इस बात को ध्यान में रखें कि वे मास्क जरूर पहन करके जाएं, क्योंकि ये सामान्य जागरूकता का जो अभियान है यह बचाव और सतर्कता के माध्यम से कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन अभियान को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने देश को इस महामारी के दौरान 2 वैक्सीन दी। वैक्सीनेशन का हमारा जो ड्राइव है देश का 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया, और पहली बार ये देखने को मिला कि किसी महामारी में देश ने वैक्सीन विकसित किया हो। भारत के अंदर मार्च 2020 में कोरोना के मामले आए थे, और मार्च 2020 से इसके खिलाफ अभियान भारत ने चलाया था, और 16 जनवरी 2021 में देश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव का अभियान प्रारंभ हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का यह अभियान चल रहा है, जिसमें कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन डोज देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। 23 करोड़ 15 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं, और इसमें गाजियाबाद ने अगर हम देखते हैं तो 28 लाख यहां पर कुल जो पात्र व्यक्ति हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति, और उनकी संख्या को देखेंगे तो अब तक जो दी गई डोजेज हैं वो 48,47,000 वैक्सीन की डोजेज गाजियाबाद जनपद में दी जा चुकी हैं। इसमें प्रदेश के अंदर पहली डोज लेने वालों की संख्या है 94%, सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या है लगभग 60% यानी 60%, और गाजियाबाद में अगर हम इस प्रतिशत को देखते हैं तो गाजियाबाद में ये संख्या, फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या लगभग 98% लोगों को यहां पर फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी गाजियाबाद में लगभग 69% है, यानी लोगों में एक अच्छी जागरूकता है इसके प्रति, और वैक्सीन ड्राइव का जो अभियान चल रहा है ये बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी यहां निरीक्षण किया है, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के नवयुवकों में वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है।
और मैं यहां पर उस सेंटर में गया था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि यहां पे अब तक 1,13,000 से अधिक नवयुवकों ने भी 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के नवयुवकों ने भी वैक्सीन की पहली डोज अपनी ले ली है। यह एक अच्छा अभियान है। इसके अलावा एक प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। जो 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर वे लोग जिन्हें कोविड प्रबंधन के कार्य के साथ जुटना है, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 15,611 प्रिकॉशन डोज भी गाजियाबाद में दी जा चुकी है और 4,09,000 प्रदेश के अंदर प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है और दुनिया के अंदर इसकी डिमांड भी है। और भारत के अंदर फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की है। जो लोग किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं लिए हैं, ये वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। इस सदी की इस महामारी में बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और उसमें हमें पूरी सतर्कता के साथ वैक्सीन की डोज लेकर के हर एक व्यक्ति को, 15 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की डोज जरूर लेनी होगी। और इसके लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। सेकेंड वेव के दौरान एक चीज देखने को मिली थी, ऑक्सीजन का कुछ संकट देखने को मिला था। उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एयरफोर्स के जहाजों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की सप्लाई करके हर एक व्यक्ति की जान को बचाने की चिंता की थी। आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अप्रैल 2021 से लेकर के अब तक 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। ये सभी क्रियाशील हैं और आपके गाजियाबाद में भी 12 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 11 क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोविड प्रबंधन के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर एक तो टेस्टिंग को बढ़ाना। थर्ड वेव में यद्यपि संक्रमण है, लेकिन एक सामान्य वायरल की तरह तीसरे से 5-7वें दिन इस एक साइकिल के बाद स्वतः ही नेगेटिव रिपोर्ट आ जा रही है, लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। 10,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन गाजियाबाद में हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 72,000 निगरानी समितियों को एक्टिव किया है। ये 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन में प्रदेश सरकार की सहायता कर रही है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानगण और शहरी क्षेत्र में पार्षद निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब मतदान को लेकर ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने अब फैसला किया है कि पंजाब में अब 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को मतदान होगा।
सीएम चन्नी ने दरअसल इस बाबत पत्र लिखा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए आज सुबह एक मीटिंग की गई चुनाव आयोग की तरफ से और उसके बाद अब ये फैसला कि 20 फरवरी को मतदान होगा पंजाब में। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, देखिए, ये रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी दोनों की कंसर्न में था ये मामला और यही वजह है कि शायद अब डेट बदल दी गई। जी हाँ, बिल्कुल। अगर दोनों पार्टी के कंसर्न में नहीं भी होता और चुनाव आयोग के संज्ञान में कोई भी लेके आता तो ये गंभीर मसला था और जिससे ये बताया गया था कि 32% लोग अनुसूचित जाति के हैं वहां पर और ऐसे रामदासी और रविदासी संप्रदाय के सिख हैं जो गुरु रविदास को अपना आदर्श मानते हैं और अपना गुरु मानते हैं। तो उनकी जयंती पर वो लोग काशी जाते हैं और 32% लोग हैं। इसमें से अगर 20% लोग भी कम हो जाते हैं तो मतदान पर बहुत असर पड़ेगा। और इससे पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी मिजोरम में चुनाव के समय एक ईसाई पर्व पड़ गया था लोकल, तो उसके लिए भी चेंज किया था। और झारखंड में भी एक बार ऐसी स्थिति आई थी जब वहां का एक स्थानीय पर्व पड़ गया था, छुट्टी का दिन था, लिहाजा कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने उस समय भी तारीखों में फेरबदल किया था। तो शुरू से ही हमें लग रहा था कि जिस तरह से सभी पार्टियां, पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई और फिर उसका दूसरी और पार्टियों ने भी चुनाव आयोग को ये बताया कि ये गंभीर मसला है और इसमें तारीख बढ़ानी चाहिए। तो दोपहर तक चुनाव आयोग 20 और 23 इन दोनों तारीखों पर विचार करता रहा। फिर तय किया गया कि 20 तारीख को मतदान होगा और जिसके लिए 25 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब पंजाब में 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को मतदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री चन्नी ने इसके लिए बाकायदा पत्र लिखा था। उसके बाद चुनाव आयोग ने आज सुबह मीटिंग बुलाई थी और अब 20 फरवरी को ये तारीख शिफ्ट कर दी गई है। ये कहा गया था कि रविदास जयंती के मौके पर एक बड़ा समुदाय वाराणसी जाता है और सभी 117 विधानसभा सीटों का चुनाव अब 20 फरवरी को पंजाब में होगा। एक चरण में पंजाब में मतदान होना था। रविदास जयंती की तारीख इससे क्लैश हो रही थी, तो सियासी दलों ने मांग की थी कि ये चुनावी तारीख बदल दी जाए। इस पर बैठक में चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, अब 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को मतदान होगा पंजाब में सभी 117 सीटों पर। दरअसल किसी भी बड़े मौके पर अगर चुनाव का आयोजन किया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि कितनी बड़ी संख्या में वहां से लोग दरअसल जाएंगे और यही वजह रही कि सभी 117 विधानसभा सीटों का जो मतदान था उसकी तारीख को अब आगे बढ़ा दिया गया है। 14 फरवरी को मतदान नहीं हो रहा है। सियासी दलों ने ये मांग की थी कि रविदास जयंती 14 फरवरी को पड़ती है, इसके मद्देनजर पंजाब में चुनाव न कराए जाएं, इसकी तारीख को चेंज किया जाए। तो अब बैठक में चुनाव आयोग का यह अहम फैसला, 20 फरवरी को मतदान पंजाब में सभी 117 सीटों पर। सीएम चन्नी ने भी इस पूरे मामले को लेकर पत्र लिखा था। वहीं बीजेपी ने भी ये मांग की थी कि चुनाव की तारीख को बदल दिया जाए। अब ये बड़ा और अहम फैसला कि 20 फरवरी को विधानसभा की सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, ये विन विन सिचुएशन है दोनों ही पार्टियों के लिए और पार्टियां ही नहीं, जब भी कोई बड़ा ओकेजन होता है, इस तरह की जयंती पड़ रही थी इस मौके पर, तो यही फैसला आने की उम्मीद थी। जी बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा। पार्टियों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, खासकर इसलिए क्योंकि पार्टियां खुलकर जो है चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही थी। 22 तक तो रैलियों पर पाबंदी लगी। अब पार्टियों के पास कम से कम एक हफ्ता और समय होगा जब वो मतदाताओं से संपर्क कर पाएंगे। और वहीं जो चुनाव की तारीखें एक हफ्ता आगे बढ़ाने की बात है, उसका स्वागत हर पार्टी ने किया है। और वहीं दलित समुदाय भी इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि उनको पहले ही अंदेशा था कि अगर चुनाव पहले द्वारा घोषित तारीख को होते हैं तो वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और यही कारण था कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग की थी कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए। तो अब एक हफ्ता बढ़ गई है। इससे न केवल दलित समुदाय में अब खुशी है, बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि उनके पास प्रचार करने का एक हफ्ते का समय अब ज्यादा होगा। सो कुल मिलाकर पंजाब में अब चुनाव की तारीख एक हफ्ता और बढ़ा दी गई है और यही मांग राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। दलित समुदाय ने आज प्रदर्शन भी किया था, ये कहकर कि वो अपने मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 फरवरी से लेकर और 16 फरवरी के बीच में वो वाराणसी आएंगे और जाएंगे। और अगर चुनाव 14 फरवरी को हो जाते तो शायद वो अपने मत का जो प्रयोग है वो न कर पाते। तो अब उनके पास मत का प्रयोग करने का अवसर है और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के पास प्रचार करने के लिए एक हफ्ते का और समय मिल गया है। मंजीत, सीएम चन्नी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है इस फैसले के बाद?
देखिए, अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां उनकी तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दलित समुदाय ने इसका स्वागत किया है। दलित समुदाय के कुछ एक लोग जालंधर में आज प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि इसकी जो तारीख है वो आगे कर दी जाए, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है और धीरे धीरे करके अब राजनीतिक पार्टियां भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक हफ्ते चुनाव की तारीख आगे सरकना उनके लिए एक अच्छी बात है। प्रचार का समय उनको ज्यादा मिलेगा। मंजीत, जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर, इस तरीके से चुनाव की तारीख का शिफ्ट होना जाहिर तौर पर एक समुदाय विशेष के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि अब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। मंजीत, खास तौर पर ये पूरा का पूरा मामला दरअसल सिर्फ सीएम चन्नी ने नहीं उठाया, बल्कि बीजेपी भी यही मांग कर रही थी, आपका भी यही कहना था, सभी इधर इस पर सर्वसम्मत थे और आखिरकार जो 14 फरवरी की डेट है अब उसे आगे बढ़ा दिया गया। 20 फरवरी चुनाव किया गया, इसकी कोई खास वजह? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब में जो दलित मतदाता हैं कुल मतदाताओं का 32% है और अब की बार चूंकि कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि उनका कोई साइकोलॉजिकल स्पिन होगा, उनको थोड़े से ज्यादा मत मिलेंगे। पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 41% दलित मत मिले थे, 37% भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को मिले थे और 17% जो है आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो अब जितने भी राजनीतिक पार्टियां, सभी की नजरें दलित समुदाय के मतों पर है और दलित समुदाय चुनाव की तारीखों को लेकर नाराज चल रहा था। तो अब यही कारण है कि अब तारीख बदल दी गई है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं और वहीं कहीं ना कहीं दलित समुदाय को खुश करने की कोशिश भी है। दलित समुदाय के मत पंजाब के विधानसभा चुनाव में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 32% अगर मत हैं तो सिर्फ पंजाब और पंजाब राज्य में है। दलित भी पंजाब की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर अब चूंकि मतदान की तारीखें आगे सरक गई है तो दलित समुदाय में भी खुशी है और वहीं राजनेता भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके पास प्रचार के लिए एक हफ्ते का ज्यादा समय होगा।